Hello viewers, I am Deepthi. Recently, Council has released competency-focused practice questions for ICSE as well as ISA for various subjects. Today I am going to make a video specially for MCQs and subject is physics for ICSE class 10. So starting with MCQs only, first one is when light enters from air to glass, it bend towards the normal. क्योंकि light enter from air to glass means rarer to denser medium, it bend towards the normal. If red, blue and yellow colors are allowed to enter the same glass block at the same angle of incidence, then for which color the value of I minus R be greater? अब I minus R greater का मतलब क्या हो गया कि हमें डेविएशन ज्यादा किस में मिल रही है, I minus R का जो रेशियो आना है वो किस में ज्यादा होगा ग्रेटर, ग्रीन, रेड, ब्लू और येलो. अब इसका मतलब है मोर डेविएशन किस में हो रही है, टुवर्ड्स नॉर्मल, कौन सी रे ज्यादा बेंड हो जाएगी. वी ऑल नो दैट लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. अब वेवलेंथ को अगर हम कंसीडर करेंगे तो कितनी होती है वायलेट कलर की 4000. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा किसके लिए हो जाएगी, ग्रेटर किसके लिए होगी, वायलेट कलर के लिए. बट गिवन ऑप्शन में वायलेट नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा सी, यानी कि ब्लू कलर. सेकेंड, assertion given is when light passes through a triangular prism, it is observed that for two angles of incidence the angle of deviation is the same. कोई दो ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहे हैं जिससे डेल्टा यानी एंगल ऑफ डेविएशन सेम है. Reason, according to the principle of reversibility, the light retraces the path in reversing the direction. जिस पाथ से आती है उसी पाथ पे जाती है. तो it means A and R are true and R is the reason for A. This is option number A which is correct because this is understanding and analysis based question. In third part, which of the following diagrams shows the correct path of light through the lens? First lens is convex. So convex lens, we all know that it should converge the light rays, but as you can see it is diverging the light. So this is not the correct diagram. In second case, this is the convex lens. Light ray is coming, or you can say beam is coming from infinity. तो infinity से आ रहा है तो focal plane पे नीचे कहीं meet करना चाहिए था, but यहाँ पर ये focus पे meet कर रहा है. Focus पे कब meet करता है, जब parallel to the principal axis आ रहा होता. तो it means यहाँ focal plane पे ना दिखा के focus पे दिखा दिए, इसलिए गलत हो गया ये डायग्राम भी. थर्ड केस में कॉनकेव का दिखाया और कॉनकेव जो है वो लाइट रेज आ रही है और वो डाइवर्ज कर रहा है, और ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रेज आ रही है वो जा रही है यहाँ पे और यहाँ पर ये दोनों मीट कर रही हैं. तो इट मींस कॉनकेव के लिए डाइवर्ज कर रहा है, इट मींस ये डायग्राम करेक्ट है. लास्ट केस में कॉनकेव है और कॉनकेव कन्वर्ज कर रहा है, वो भी नहीं कर सकता. तो आपको सारे डायग्राम्स केयरफुली स्टडी करने पड़ेंगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू टिक द करेक्ट ऑप्शन इन दीज क्वेश्चंस. तो ये आपका बी पार्ट इज करेक्ट इन दिस केस, कॉनकेव का. In fourth question, diagrams below show 4 pulley systems. State which of the statements following the diagram is true. अब फर्स्ट केस में आप देख रहे हो एक फिक्स पुली है ऊपर सिंगल जो हमने देखा है और नीचे एक और है, लेकिन इसका एफर्ट जो है वो इनकन्वीनियंट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कन्वीनियंट डायरेक्शन अपोजिट जा रहा है. तो इट मींस हमें पता है कि इसमें हमें VR एक ज्यादा मिल जाता है. अब फर्स्ट केस में हमें पूछा गया है 3 पुली सिस्टम है, VR2 है, VR1 है, नेक्स्ट में भी VR2 है. किसमें VR2 आएगा और किसमें VR3 आएगा, हमें ये पता लगाना है. तो अब इस केस में VR हमारे पास 3 आ रहा है क्योंकि इनकन्वीनियंट डायरेक्शन में. वैसे तो 2 नंबर ऑफ पुलीज है, अगर हम कन्वीनियंट डायरेक्शन देखते हैं यानी कि एफर्ट का डायरेक्शन नीचे होता तो इट मींस यहाँ पर हमारे पास VR2 होता है, लेकिन फर्स्ट केस में VR3 आ रहा है. इसका एडजेसेंट डायग्राम है, उसमें एफर्ट अपर डायरेक्शन में जा रही है, एक ही पुली है और वो मूवेबल है. तो मूवेबल पुली के केस में आपके पास क्या आ जाएगा, VR यहाँ पर 2 आ गया क्योंकि मूवेबल का तो होता ही 2 है. फर्स्ट केस में ब्लॉक एंड टैकल था इसलिए 3 बन रहा था. फिर थर्ड केस में हम आएंगे तो ब्लॉक एंड टैकल है, 3 पुलीज है, एफर्ट कन्वीनियंट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर भी V3 आएगा. सेकंड में मूवेबल के साथ एक फिक्स्ड है, उसका कॉम्बिनेशन भी हमें VR इक्वल टू 2 ही देता है, यानी राइट वाली दोनों का हमारे पास जो आ रहा है वो VR2 आ रहा है और पहले वाले दोनों जो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वाले दोनों में हमारे पास VR3 आ रहा है. अब करेक्ट ऑप्शन बन रहा है इसमें ऑप्शन नंबर डी. देयर आर 2 पुली सिस्टम विद VR इज इक्वल टू 2 जो कि राइट वाले हैं एंड 2 पुली सिस्टम विद VR इज इक्वल टू 3 जो कि लेफ्ट वाले हैं. तो आपको डायग्राम को केयरफुली यहाँ पर भी स्टडी करना ही पड़ेगा. In part number 5, diagram below show a force F is equal to 40 Newton acting on a rod AB pivoted at point A. In all these cases in different directions. Directions आप देख रहे हो यहाँ पर अपोजिट आ रही है P, Q, R and S. ये हमारे पास रॉड दी हुई है अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ.
फोर्स उतना ही है, रॉड की लेंथ भी 80 ही है, फोर्स भी 40 न्यूटन का ही है। आप फर्स्ट केस में देख रहे हैं कि परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। इट मींस यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से ऐसे जाएगा तो इट मींस ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। और परपेंडिकुलर तो मोमेंट हमें मैक्सिमम मिल रहा है क्योंकि एक एक्सट्रीम एंड पे ही लग रहा है। सेकेंड केस क्यू के अंदर अगर हम देखेंगे तो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड का अगर आप कंप्लीट करोगे तो ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा, बट यहाँ पर भी मैक्सिमम है। थर्ड केस में आप देख लो परपेंडिकुलर फोर्स ही नहीं है, फोर्थ में भी परपेंडिकुलर फोर्स ही नहीं है। नाउ गिवन ऑप्शंस पी एंड एस हैव अपोजिट मूवमेंट्स, पी एंड एस तो नहीं हो सकते क्योंकि P ये है और S ये है, तो इसमें तो है ही नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम इन R, सिर्फ R में नहीं है, R में तो क्योंकि है ही नहीं, यहां से तो ऐसा टेढ़ा जा रहा है, फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन ही नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम इन P एंड Q, तो P एंड Q में मैक्सिमम है, चाहे अपवर्ड जा रहा है, चाहे डाउनवर्ड जा रहा है, चाहे एंटी क्लॉकवाइज है, चाहे क्लॉकवाइज है, लेकिन इनमें मैक्सिमम है। तो C ऑप्शन इज करेक्ट इन ऑल दीज केसेस। हमारा C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि P में भी आ रहा है और Q में भी आ रहा है। In 6 part in the diagram below, 4 cones are depicted, each with a height of 12. सबकी हाइट सेम है 12 centimeter. The position of the center of gravity is indicated by dots located at, यहाँ पर आ गया 9 centimeter, then 8 centimeter, then 4 centimeter and 3 centimeter हम ऊपर से ले रहे हैं from the apex of each cone, यानी कि वर्टेक्स से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। Which of these cones is completely solid? अगर solid cone होगा तो we all know that उसकी center of gravity कहाँ lie करती है, h/4 from the base, यानी कि बेस से h/4, तो कितना हो जाएगा बेस से h/4, टोटल हाइट कितनी है 12, तो इट मींस 12/4, इट मींस बेस से हाइट कितनी होनी चाहिए 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर किस केस में बन सकती है, 12 - 3 यानी कि 9, क्योंकि ऊपर से 9 लिया नीचे से यहाँ पर 3 बनेगा, 8, 4 और 3 तो हो नहीं सकता। तो A ऑप्शन इज करेक्ट इन विच 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द एपेक्स इज गिवन। नाउ इन 7th part, the given figure depicts the graph of work done versus displacement, work done on y-axis and displacement on x-axis under a constant force of 10 Newton. Means force is given as 10 Newton. Now which of the following statement is true? अगर हम फोर्स को 10 न्यूटन ले रहे हैं तो W वर्क डन का फॉर्मूला वी ऑल नो दैट इट इज Fs cos थीटा। यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है, एंगल के अकॉर्डिंगली हमारे ऑप्शंस दिया गया है। नाउ वर्क डन अगर हम मान लीजिए 50 का केस लेते हैं तो वर्क डन हमने 50 ले लिया, एफ हमें 10 गिवन है, 50 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितनी आ रही है 10 आ रही है, तो कॉस थीटा का आंसर कितना हो जाएगा, cos theta is equal to 50/100, इट मींस 1/2। और 1/2 cos कहां पर होता है, आप सबको पता है cos 60 पे 1/2 होता है, तो थीटा इज इक्वल टू कंपेयरिंग के कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर हम ये केस ना भी लें, अगर हम दूसरा ले लेते हैं 100 और 20 वाला, तो यहाँ पर हमारा f कितना हो जाएगा 100 जूल का आ गया, इज इक्वल टू f 10 है और 20 का हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो भी cos थीटा का आंसर कितना बन रहा है, cos थीटा इज इक्वल टू 100/200, यानी फिर से 1/2 ही आ रहा है, यानी फिर से cos 60 ही आ रहा है, यानी दोनों केसेस में हमारे पास cos 60 आंसर आना चाहिए, मतलब थीटा 60 डिग्री आना चाहिए। तो आप देखते हैं गिवन ऑप्शंस में, फोर्स इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री विद द डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द डिस्प्लेसमेंट और उसके बीच का एंगल दिया हुआ है। नेक्स्ट इज फोर्स इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डिस्प्लेसमेंट एंड देन 90 डिग्री विद द डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल यानी कि थीटा कितना बन रहा है, तो हमारे केस में 60 आ रहा है, इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। कौंसिल ने वैसे तो हमें बहुत अच्छा काम किया कि आंसर की प्रोवाइड की है, लेकिन कुछ जगहों पर उन्होंने आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट लिए हैं, क्योंकि ऑप्शंस में या तो टाइपो एरर है या किसी तरह से कुछ गलती आ रही है जिसको वो चाहते हैं कि आप या फिर टीचर्स करेक्ट करें। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डिस्प्लेसमेंट, तो एफ और एस का आंसर 60 डिग्री आएगा। इन 8th part, during his experiment with a single movable pulley, Jas determined the effort, mechanical advantage and efficiency as x, y, z। तो सिंगल मूवेबल पुली के केस में हमारे पास एफर्ट जो है उसको x से दिखाया है, फिर आपके पास सेकंड है एमए को y से और एफिशिएंसी को z से दिखाया है, तो 3 पैरामीटर्स हमें दिखाए गए हैं रेस्पेक्टिवली। सब्सिक्वेंटली आफ्टर ल्यूब्रिकेटिंग द पुली थॉरोली, फिर उसकी ल्यूब्रिकेशन की गई है, ही रिकैलकुलेटेड द एफर्ट एम एंड एफिशिएंसी, जो नए वाले हैं वो आ गए आपके पास x डैश y डैश और z डैश।
अब इस केस में हमें विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द सिनेरियो, कि अगर हमने लुब्रिकेशन किया है तो किस पे फर्क पड़ेगा, एफर्ट पे फर्क पड़ेगा, वो तो हम लगा रहे हैं। मैकेनिकल एडवांटेज आपको पता है कि वो तो कम होती है, ज्यादा होना मुश्किल होता है, जितनी भी बनाई जाती है मशीन डिजाइन की जाती है वीआर सेम रहता है, लेकिन धीरे धीरे एम ए कम होता है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी कम होता है। बट यहां पर हमने उसको लुब्रिकेट किया है, तो अब हमें देखना है एक्स डैश ग्रेटर देन एक्स है, क्या एफर्ट बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता। एक्स जो है वो हमारे को सेकंड केस में दिया, वाई डैश जो है वो कम हो गया इससे, वाई डैश मतलब ये वाला कम हो जाएगा, तो कम तो नहीं होगा क्योंकि अभी हमने लुब्रिकेशन किया हुआ है। तो जेड डैश ग्रेटर देन जेड है, यानी एफिशिएंसी इंक्रीजेस आफ्टर लुब्रिकेशन, ये वो शो करना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज अगेन करेक्ट इन दिस पार्ट। In ninth, assertion is given for a glass block. The I versus R graph is a straight line. I versus R graph is a straight line. कैसे? हमें तो पता है कि स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होता है, साइन I अपॉन साइन R का रेशियो फिक्स्ड होता है, तो उसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो फिक्स्ड रेशियो हम म्यू को प्लॉट कर सकते हैं। बट वो ग्राफ तो साइन I और साइन R के बीच में होता है, I और R में नहीं है, तो फिर यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट किया गया, यानी असर्शन रॉन्ग है। रीजन व्हेन ए रे ऑफ लाइट अंडरगोज रिफ्रैक्शन इट फॉलोज स्नेल्स लॉ, ये तो ठीक है, तो इट मींस असर्शन फॉल्स है, बट रीजन इज ट्रू। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इन दिस केस, क्योंकि आपको वो चेक कर रहा है कि आपको IR तो आप स्ट्रेट लाइन नहीं दे दोगे। In part number 10, dash of UV is greater than dash of microwave. अब हमें पता है wavelength of microwave is greater than wavelength of UV radiation, और wavelength और frequency का क्या रिलेशन होता है, V is equal to F lambda, तो F और lambda यानी कि wavelength और frequency आपस में inversely proportional होते हैं। तो UV के केस में क्या ग्रेटर आ जाएगा, अगर wavelength उसकी ज्यादा है तो इट मींस फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा हो जाएगी। तो सी ऑप्शन फ्रीक्वेंसी इज करेक्ट इन दिस केस, कि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूवी इज मोर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव, क्योंकि वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम अगेन साउंड चैप्टर। सुमित, a teenager enjoys playing his music loudly. However, his grandmother consistently lowers the volume of the music player. Analyze the wave to identify which characteristic of wave has been altered when the grandmother reduces the volume. Volume कम कर रही है, volume कम कर रही है, it means क्या कम कर रही है, उसकी loudness कम कर रही है। तो A option is length PS becomes more. अब PS तो ये है, हाफ ही होगा, इसको तो कुछ होगा ही नहीं। अगर हम वेवलेंथ भी लेते हैं तो यहां तक हमारे पास पूरी वेवलेंथ आती है, ये हमारा लैम्डा होता है, ये वेवलेंथ आती है हमारे पास, तो यहां पर नहीं आएगा, PS तो आधा ही होगा। फिर क्या कम हो रहा है, द लेंथ SR बिकम्स लेस, SR, अब S और R तक अगर हम जाएंगे तो भी वो 3/4 ही बन रहा है। द लेंथ QR बिकम्स लेस, अगर हम कम करेंगे वॉल्यूम तो QR यानी कि जो एम्पलीट्यूड है वो रिड्यूस हो रहा है, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। बट आंसर की में आपको बी ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, आपको आंसर्स केयरफुली जज करने हैं, एनालाइज करने हैं खुद ही। तो लेंथ QR बिकम्स लेस, यहाँ पर QR कम हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। लेंथ PR बिकम्स लेस, तो PR का तो पूरा पूरा आ जाएगा, तो उसका इससे कोई लेना देना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है। इन 12th पार्ट, mass is given as 10 gram and quantity of heat supplied means Q is equal to 120 joule हमें दिया जा रहा है। rise in temperature यानी डेल्टा T is given as 10 degree Celsius। Now statement A, the heat capacity of the substance is 12 joule per gram, ये गिवन है आपको। तो अगर हम इसमें हीट कैपेसिटी लेते हैं तो C डैश का फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, Q अपॉन डेल्टा T। अब Q का आंसर आपके पास 120 है एंड डेल्टा T यानी कि चेंज इन टेम्परेचर यानी कि 12 आ रहा है। 12 हमें दिया गया है, 12 जूल है, बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यहाँ हीट कैपेसिटी के यूनिट्स आपको पता होने चाहिए। हीट कैपेसिटी का यहाँ पर यूनिट दिया है जूल पर ग्राम, जबकि क्या यूनिट होना चाहिए, जूल पर डिग्री सेल्सियस। इसलिए स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट हो गया। स्टेटमेंट बी, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज 1.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। अब इसको करके देख लेते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सी का आंसर क्या हो जाएगा, जो हमने सी डैश निकाला है उसको मास से डिवाइड कर देंगे। सी डैश हमारे पास 12 आया, मास 10 की बने, इट मींस 1.2 ही आ रहा है, 1.2 आ रहा है। अब यूनिट इसका भी चेक कीजिए, जूल है, पर ग्राम है, पर केल्विन है, जो कि दिया हुआ है जूल पर ग्राम पर केल्विन, वो करेक्ट है। तो स्टेटमेंट बी करेक्ट है। इट मींस ऑप्शन नंबर बी, ओनली स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। हालांकि हीट कैपेसिटी का मैग्नीट्यूड हमें सही दिया गया, लेकिन उसका यूनिट इनकरेक्ट है, तो फिर ओवरऑल तो गलत ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन दिस केस। In 13th part, given that the resistivity of gold and platinum is 2.1 × 10⁻⁸ ohm meter and 10.5 × 10⁻⁸ ohm meter respectively, which is the correct statement? First statement A is 5 meter of platinum wire will have the same resistance as 1 meter of gold wire.
तो हमें मीटर मतलब उसकी लेंथ के साथ हमें कंपैरिजन करना है। नाउ यू ऑल नो द फॉर्मूला फॉर R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। नाउ रेजिस्टिविटी हमें अलग अलग दी है लेकिन रेजिस्टेंस सेम होनी चाहिए, तो रेजिस्टेंस हम गोल्ड की और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस हम प्लेटिनम वायर की ले लेते हैं। तो रेजिस्टिविटी कितनी आ रही है गोल्ड के केस में 2.1 इंटू 10⁻⁻8 और नीचे इसकी रेजिस्टिविटी आ रही है 10.5 इंटू 10⁻⁸। अब हमने लेंथ के साथ, क्योंकि ऊपर ही है तो ऊपर ही रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, तो लेंथ आ जाएगी। अब लेंथ ऊपर जो हम ले रहे हैं वो गोल्ड की है और जो नीचे हम ले रहे हैं वो प्लेटिनम की है। एरिया का कंपैरिजन हम छोड़ देते हैं क्योंकि एरिया अभी इस केस में उसने कंसीडर नहीं किया, तो गोल्ड और प्लेटिनम का सेम सेम हम कैंसिल कर देते हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगा। इनको करेंगे तो ये कितना आ गया 5 आ गया। अब दिया क्या है कि रेजिस्टेंस सेम होनी चाहिए, तो रेजिस्टेंस का रेशो 1 होना चाहिए। अब यहां से देखिए LG अपॉन L प्लेटिनम और साथ में L प्लेटिनम के साथ यहाँ पर 5 भी है इज इक्वल टू 1। अब 1 बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर लेंथ किसकी होनी चाहिए 5 और किसके अंदर होना चाहिए, दिया गया है 5 मीटर ऑफ प्लेटिनम वायर विल हैव द सेम रेजिस्टेंस एज 1 मीटर ऑफ गोल्ड वायर, जबकि हमें कितनी चाहिए, हमें तो 5 मीटर गोल्ड वायर की चाहिए। इट मींस ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी, हमें 1 बनाना है तो हमें गोल्ड वायर को 5 लेना पड़ेगा ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए और आंसर 1 आ जाए। तो स्टेटमेंट ए में 5 मीटर ऑफ गोल्ड वायर होना चाहिए था, इसलिए इनकरेक्ट हो गया। स्टेटमेंट बी में देखिए गोल्ड वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर रेडियस, तो हमें रेडियस वाला कॉन्सेप्ट लेना है। अब रेजिस्टिविटी सेम ही रहेगी, लेंथ को अब हम सेम रख लेते हैं और हम सिर्फ एरिया को चेंज करते हैं। तो अब क्या आ गया, रो आ गया L को भी हम सेम ले लेते हैं इनटू A। अब हमारा क्या आएगा अपॉन A, तो एरिया ऊपर हो जाएगा लेकिन ऊपर किसका एरिया जाएगा, प्लेटिनम वायर का जाएगा और नीचे कितना किसका आएगा, गोल्ड वायर का आएगा। ये कैंसिल हो गया इस केस में, यहाँ पर 5 ही है। इसका रेशो फिर से हमें रेजिस्टेंस 1 के इक्वली बनाना है, यानी अब हम देख रहे हैं एरिया प्लेटिनम, एरिया ऑफ प्लेटिनम वायर एंड एरिया ऑफ गोल्ड वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास अभी भी अब गोल्ड के साथ 5 है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर ऊपर हमने प्लेटिनम का लिया, नीचे पाई आर रेडियस हमने गोल्ड का लेना है और उसका स्क्वायर करना है। आंसर आना 1 चाहिए, 5 अभी हमारे पास इसके साथ है। अगर हम यहाँ पर रेडियस को कंपेयर करेंगे तो पाई तो कांस्टेंट है वो कट जाएगा और आर स्क्वायर का रेशियो आएगा प्लेटिनम के साथ और नीचे आर स्क्वायर का मतलब गोल्ड वायर का आएगा इज इक्वल टू 1 चाहिए। अगर ये 5 हो भी गया तो आपके पास यहाँ पर कितना है, ये 5 स्क्वायर का रेशियो है, हमें रेडियस के साथ दिया हुआ है। अगर हम लेंगे भी तो कितना होना चाहिए था, 25 होना चाहिए था ताकि अंडर आउट करने पर वो 5 आ जाता। तो इट मींस ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है क्योंकि ये रेशियो रेडियस स्क्वायर का नहीं है, रेडियस का है, तो 5 के केस में वो फिर इनकरेक्ट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट बी भी इनकरेक्ट है। इट मींस ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर इनकरेक्ट। जो आंसर की दी है वहां पर फिर से एक टाइपो एरर है, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, लेकिन वहां इनकरेक्ट को उन्होंने करेक्ट लिख दिया है गलती से। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। इन 14 पार्ट, अ स्विच विल सर्व द पर्पस ऑफ मेकिंग एंड ब्रेकिंग अ सर्किट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द न्यूट्रल वायर। चाहे ये डिसेप्टिव है लेकिन स्विच का पर्पस तो सॉल्व हो रहा है ना, ऑन ऑफ करना तो कर रहा है, इट मींस असर्शन करेक्ट है। रीजन, न्यूट्रल वायर इज एट जीरो पोटेंशियल, न्यूट्रल वायर जीरो पोटेंशियल पे होती है अर्थ वायर के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सेपरेटली दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन दिस केस। इन 15 पार्ट जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का आ रहा है, जिसमें आपसे सेल टर्मिनल का पूछा गया है कि पॉजिटिव कहां होगा और नेगेटिव कहां होगा। अब इस केस में ध्यान से आपने देखना है, सॉफ्ट हमारे को आयरन दिया हुआ है, उसका रॉड दिया हुआ है, इस तरफ से आपके पास आ रहा है ए टर्मिनल और इस तरफ है बी टर्मिनल। अब जिस तरह से वाइंडिंग उन्होंने दिया हमें वैसे ही लेके जाना है, ऐसी वाइंडिंग दी गई है तो हमें ऐसी ही दिखानी है। बस 2 टर्न्स दिखाए हैं आपको समझाने के लिए और उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, ये बी आ गया। अब इस पर हम क्या लें, कौन सा पोलैरिटी आएगी, अगर हम इधर क्या लें और इधर क्या लें। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हमने ए को पॉजिटिव टर्मिनल बना लिया। अगर हमने ए को पॉजिटिव टर्मिनल बना लिया, नेगेटिव टर्मिनल बी की तरफ आएगा, इट मींस करंट हमारा यहां से जाने वाला है। तो करंट यहां से जा रहा है, करंट यहां से जा रहा है, यहां से जाता 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 यहां से नीचे आ रहा है। अब आप देखिए आपको किस वाइंडिंग पे आपको समझ आ पा रहा है। यहां से अगर आप करंट को लेके जा रहे हैं, ये करंट आपका जा रहा है, यहां से ऐसे जाने के बाद ये नीचे आके ऐसे बेंड हो रहा है, देखिए तभी तो उधर से नीचे आ रहा है। अब यहाँ पर अगर आप इसको घुमाएंगे तो आपके पास किस तरह की ये किस तरफ घूमेगा, आपको ये चेक करना है। तो अगर मैंने इसको रखा और मैंने इसको ऐसे घुमाया, अब आप अपनी तरफ लाकर इस एंड को देखिए तो आपके पास ये कैसा एंड बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बन रहा
रहा है, इट मींस यहाँ पर नॉर्थ पोलैरिटी आ जाएगी। और यही अगर हम सेम ऐसे ही घुमाएंगे और इधर वाले से देखेंगे तो ये आपकी साउथ पोलैरिटी आ रही है, तो ये साउथ पोलैरिटी आ गई, यानी साउथ है। अब दूसरे केस से हमें पे दूसरी सॉफ्ट आयरन जो दी हुई है उसकी पोलैरिटी भी हमें बतानी है साथ में, लेकिन यहाँ पर सामने से ही निकल के बाहर यहाँ आ रही है। और फिर से यहाँ पर आपके पास C और D दो टर्मिनल दिए गए हैं, जिसमें आपके पास वाइंडिंग के आप दो टर्न्स दिखा दीजिए। वो तो खैर आपने दिखानी ही नहीं है क्योंकि ये तो एमसीक्यू है, तो आपको सिर्फ बताना ही है कि यहाँ से आ रहा है और यहाँ जा रहा है। अगर इसमें हम पहले से खुद एज्यूम कर रहे हैं, अगर मैंने यहाँ पर भी पॉजिटिव ले लिया या नेगेटिव ले लिया, तो करंट यहाँ से जा रहा है, करंट यहाँ से जा रहा है, लेकिन इसमें ये इधर से घूम कर आ रहा है, यहाँ से ऐसे आ रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, सेम यही चीज आ रही है। यहाँ से अगर आप इसको घुमाओगे, ये जा रहा है, यहाँ से करंट नीचे आना है, इट मींस यहाँ से अगर आपने घुमाया तो यहाँ से फिर कौन सी पोलैरिटी आ रही है, नॉर्थ। ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नॉर्थ पोलैरिटी आ रही है और इधर साउथ आ रही है। अब अगर हमें पोलैरिटी चेंज करनी है, पहले हम ऑप्शंस को रीड कर लेते हैं। A एंड C आर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था, रॉड विल अट्रैक्ट ईच अदर व्हेन। रॉड कब अट्रैक्ट करेंगी, जब दोनों जो पास में आ रहे हैं उन दोनों के पोल्स के नेगेटिव होगा, यानी कि एक साउथ है तो दूसरा नॉर्थ होगा, अपोजिट पोलैरिटी ही तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। तो A एंड C आर कनेक्टेड, अगर मैं दोनों को ही पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूंगी तो इसमें साउथ पोल और इसमें नॉर्थ पोल बन के आ रहा है, साउथ और नॉर्थ पोलैरिटी आ रही है। यहाँ पर हम क्लॉक रूल लगाएंगे तो इट मींस A एंड C आर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो यहाँ पर साउथ आ जाएगा, यहाँ पर नॉर्थ आ जाएगा। अगर मैंने पोलैरिटी चेंज कर दी तो इसमें साउथ आ जाएगा, तो साउथ साउथ तो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है इसके अंदर। वैसे हमें क्वेश्चन के लिए सारे ऑप्शंस रीड जरूर करने चाहिए। इन नेक्स्ट पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर करेक्टली बैलेंस्ड। अगर आप ए में ध्यान से देखेंगे तो 2He4 यानी अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है। जब भी अल्फा पार्टिकल एमिट होता है 2He4, तो आपका एटॉमिक नंबर जो है वो रिड्यूस बाय 2 होना चाहिए और मास नंबर 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी एटॉमिक नंबर दिया क्या है, P-5, तो रिड्यूस बाय 2 करेंगे तो -2 करेंगे, यानी क्या आना चाहिए, P7 आना चाहिए, P-7 आना चाहिए आपका एटॉमिक नंबर। और मास नंबर में Q-1 दिया है, इसमें से -4 करेंगे तो कितना आएगा, Q-5। तो हमें ये चेक करना किस में ये आ रहा है, ये आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी में। Y जो एलिमेंट दिया हुआ है, Y के लिए आपके पास एटॉमिक नंबर P-7 है और मास नंबर Q-5 है और अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है, तो इससे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ए में तो आपके पास Q-3 कर दिया, उसने यहाँ पर +2 कर दिया, तब -3 आया तो वो गलत हो गया। बी में बीटा निकल रहा है, बीटा के निकलने से तो +1 होना चाहिए था, जबकि वो P-4 का मतलब एक और -1 हो गया, तो बी भी इनकरेक्ट हो गया और डी भी इनकरेक्ट है। Now coming to 17th part. Above picture shows 3 cylinder filled with water to a different extent. The tuning fork L, M and N. अब tuning fork में आप देखो आपको 3 अलग अलग लेंथ के दिए गए हैं। एक ट्यूनिंग फॉर्क, दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क उससे लंबी प्रॉन्ग्स हैं और ये सबसे लंबी प्रॉन्ग्स हैं। ये 3 हमारे को दिए गए हैं, L, M और N, 3 ट्यूनिंग फॉर्क दिए गए हैं और 3 ही आपके पास यहाँ पर सिलेंडर्स हैं। और 3 सिलेंडर्स में कितना कितना लिक्विड है ये उसने अलग से आपको दिया हुआ है, मेंशन कर दिया है क्वेश्चन में। पहले वाले में P जो है वो आपके पास बहुत कम है, फिर Q आपके पास पूरा मैक्सिमम भरा हुआ है और R जो है वो मिड तक है। अब आपको पता है यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया, ट्यूनिंग फॉर्क L, M and N in vibration produce louder sound when held above the mouth of the cylinder। तो लाउडर साउंड कब लाएंगे, जब रेजोनेंस होगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी मैच करेगी। Which combination is correct for hearing louder sound of the tuning fork? When the natural frequency of air column in cylinders के अंदर जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी एयर कॉलम की इक्वल हो जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क हम कैसे लगाएंगे, क्योंकि ट्यूनिंग फॉर्क के केस में जो इनकी प्रॉन्ग्स होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/, वैसे एग्जैक्टली लिखेंगे तो L², इन प्रॉन्ग्स की लेंथ के स्क्वायर की होती है, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इतना हमें पता है। तो इट मींस इसमें सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी हो जाएगी, जिसकी प्रॉन्ग सबसे बड़ी है उसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, तो इसकी लेस आ जाएगी, इसकी मीडियम आ गई और इसकी मैक्सिमम आ जाएगी। अब इस केस में देखिए एयर कॉलम किसमें ज्यादा है, जिसमें सबसे कम लिक्विड होगा उसका एयर कॉलम की लेंथ सबसे ज्यादा आएगी और फ्रीक्वेंसी लेंथ ऑफ एयर कॉलम के लिए भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जिसकी लेंथ ऑफ एयर कॉलम सबसे ज्यादा बन रही है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम हो जाएगी। तो इट मीन सबसे लेस फ्रीक्वेंसी इसकी आएगी, फिर ये आर वाला इधर दे दिया इन्होंने, ये मीडियम हो जाएगा और ये मैक्सिमम हो जाएगा। अब देखिए आप कहां से किसका मैच कर रहा है, ये लेस है, वो लेस के साथ तभी मैच करेगा जब पी के साथ हम एन का कॉम्बिनेशन लेंगे। तो पी के साथ एन का कॉम्बिनेशन ये हमारा डी ऑप्शन में आ रहा है, पी के साथ एन है,
M के साथ R वाला है, मीडियम वाला है, और फिर आपके पास L के साथ Q है। तो ये वाला कॉम्बिनेशन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है, LQ, MR एंड NP हमारे पास करेक्ट कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तभी ट्यूनिंग फॉर्क के केस में हमें लाउडर साउंड सुनाई देगी। In 18th part, 3 metal ABC are supplied with the same quantity of heat. हमने हीट तीनों को सेम दी है। Their masses are in the ratio 2:3:4 में उनका मास दिया गया है। If they show the same rise in temperature, यानी हमारे पास टेम्परेचर का जो डेल्टा लेते हैं हम वो भी सेम आ रहा है, देन द रेशियो ऑफ देयर थर्मल कैपेसिटीज विल बी। अब थर्मल कैपेसिटी C डैश इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो आप सबको पता है, C डैश इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T है। उसने बोला सेम क्वांटिटी ऑफ हीट हमने सप्लाई किया है, तो डेल्टा T और थर्मल कैपेसिटी का हमने रेशियो बताना है, यानी कि C डैश का बताना है। शो द सेम राइज इन टेम्परेचर। जब ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो डिफरेंस क्यों आएगा? फिर हमारे पास डिफरेंस आने नहीं चाहिए, तो रेशियो क्या आएगा? 1:1:1, यानी ऑप्शन नंबर ए आपके पास करेक्ट है यहाँ पे। Now question number 19, above diagram shows different copper conductors of diameter D and 2D, मतलब diameter thick wire और thin wire बन रही है, and length which are multiples of 1, तो 1 आ रहा है या फिर उसका डबल यानी ट्वाइस भी आ रहा है। The increasing order of their resistances will be, किस में होगा increasing order of the resistance, यानी सबसे कम किसकी होगी? सबसे कम किसकी रेजिस्टेंस होती है? जिसमें हमारे पास थिकनेस ज्यादा है और लेंथ कम है, तो थिकनेस ज्यादा और लेंथ कम वाला कौन सा आ जाएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेजिस्टेंस विल बी, यानी कि सबसे कम रेजिस्टेंस। सबसे कम रेजिस्टेंस इनमें से किस कंडक्टर में बन रही है? ए, बी, C और D, इनमें से किसमें सबसे कम बन रही है आपके पास? क्योंकि इसकी लेंथ भी कम है और रेडियस भी ज्यादा, तो यानी कि ए की सबसे कम बन रही है। अब इससे ज्यादा या तो उसका ये मोटा रहेगा, वायर मोटा रहेगा, और लेंथ जो है वो अगर ज्यादा होगी तो इसमें ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो किसके अंदर आ रहा है? आपके पास C में आ रहा है, क्योंकि लेंथ तो रेडियस तो उसका मोटा ही है ना, मतलब थिक वायर है, तो इट मीन C इसके बाद आ जाएगा। फिर अब इसके बाद हम कम पे आ रहे हैं, तो कम पे जिसकी लेंथ कम होगी उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, यानी कि D वाला आ जाएगा। और फिर इसकी लेंथ भी ज्यादा है और रेडियस भी पतला है, इसकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम रेजिस्टेंस इसी की हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर रेजिस्टेंस का। A is less than C, is less than D and less than B. Option number B is correct in this case. क्वेश्चन नंबर 20 में आपके पास डायग्राम दिया गया है, मैग्निफिसेंट डोम एट गोल गुम्बद एट बीजापुर। अ बॉय स्टैंडिंग एट ए पॉइंट पे खड़ा है, आपको डायग्राम में दिखाया है, ए पॉइंट पे विस्पर करता है। इट इज क्लियरली हर्ड एट बी अक्रॉस द ह्यूज डोम, ऊपर बी पे सुनाई दे रहा है। एसेशन दिया गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड वेव्स x प्लस y शुड बी लेस देन 33। अब हमें पता है कि लीस्ट टाइम कितना होना चाहिए ए को सुनाई देने के लिए? 0.1 सेकंड का होना चाहिए, और यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड 330 दी हुई है, तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड हमारे को 330 क्वेश्चन में गिवन है, और मिनिमम टाइम 0.1 होना चाहिए, यानी कि 33 मीटर का तो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, और वो कह रहे हैं लेस देन 33 मीटर, यानी कि हमारा असर्शन रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज इट शुड बी मोर देन 33 मीटर होना चाहिए। रीजन में साउंड रिफ्लेक्टेड विद इन 0.1 सेकंड इज नॉट हर्ड बाय ह्यूमन, रीजन तो करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है कि अगर उससे कम हो जाएगा तो हमें वो एको की तरह सुनाई ही नहीं देगा। साउंड रिफ्लेक्टेड विद इन 0.1 सेकंड इज नॉट हर्ड बाय ह्यूमंस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? A इज फॉल्स एंड R इज ट्रू, बट R इज ट्रू, तो ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट इन दिस केस। With this, I conclude my today's video. For further MCQ, you have to watch my next video. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing, and subscribe to my channel.